हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये जो क्लास है इसमें हम लोग एक तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन और अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली ये आपके क्विज फॉर्मेट में क्लास रहेगी जिसमें अपन पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जान लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट पे शुरू करते हैं। तो देखिए, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो है इसका उल्लेख आपके संविधान के भाग 6 में है। संविधान का भाग 6 जो है ये आपके राज्य से रिलेटेड है। अपन ने लास्ट क्लास में जैसे संघ पढ़ा, केंद्र के बारे में पढ़ा, तो उसी तरह से भाग जो 6 है ये राज्य से संबंधित है और इसमें उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख आपके अनुच्छेद की बात करें तो आपके अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 214 से 231 तक आपके उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों का उल्लेख है, जिसमें उच्च न्यायालय से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को ये ध्यान रखना है भाग कौन सा है, भाग 6 है और अनुच्छेद 214 से 231। तो इसमें जैसे अनुच्छेद 214 में है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यहाँ पर देखिए एक आपके ये भी प्रोविजन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भी संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। जिनको अपन कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा प्रावधान है अपन अपकमिंग जो क्वेश्चन है उसके बारे में उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। अपन सब पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है उसके बारे में है। तो देखिए, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। मतलब क्या है कि जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय के खिलाफ अपन अपील हाईकोर्ट में कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह भी बिल्कुल सही है। देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे अपन बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपके गलत है, राज्यपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा है ना, तो आपके ये इसमें आंसर रहेगा सी। जो स्टेटमेंट आपके सही नहीं है, सी। इसके अलावा उच्च न्यायालय लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, ये बिल्कुल सही है कि भाई अपन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जैसे पीआईएल दाखिल कर सकते हैं ना लोक हितवाद के मुद्दे पर कि जनता के मुद्दे पर, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इसमें इससे संबंधित जो याचिकाएं हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली कई बार एग्जाम में पूछे गए। एक तो वेतन भत्ते से रिलेटेड हाईकोर्ट के जजों के और एक पेंशन से रिलेटेड, क्योंकि दोनों ही ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसीलिए बार बार ये कई एग्जाम्स में पूछे गए। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके भारत की समेकित निधि। समेकित निधि का मतलब है संचित निधि। राज्य की समेकित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि और राज्य की आकस्मिकता निधि। तो देखिए समेकित निधि, संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ये एक ही होता है। तो यहाँ पे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है ये आपके उस राज्य में जहां ये न्यायाधीश है उसकी समेकित निधि या संचित निधि से दिए जाते हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे कि जैसे अपकमिंग इसका अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे जो इनके पेंशन से रिलेटेड है, अपन बात करें कि भाई जैसे उच्च न्यायालय के 7 एवरेज जज को पेंशन कहां से दी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कई एग्जाम्स में, हर राज्य की हर स्टेट के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि जहां से उसने अंतिम सेवा की, विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहां जहां से उसने सेवा की, और भारत की आकस्मिक निधि से। तो यहाँ पे ट्रिकी इसीलिए कि इन दोनों का आंसर अलग अलग है। जैसे अपन ने बात की कि भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ते हैं वो आपके राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन और भत्ते हैं, पेंशन आपको भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ही कई बार बच्चे मात खा जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो उसमें भी इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर है तब तक उसको वेतन उस राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा और रिटायर होने के बाद उसे पेंशन जो है वह भारत की संचित निधि से दी जाएगी। तो ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि पेंशन का अलग फंड से दिया जाता है और वेतन आपके राज्य की संचित निधि से दी जाती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु है। तो ये आपके क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन है 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष और 58 वर्ष। तो देखिए अभी वर्तमान में जो है हाईकोर्ट के जो जजों की रिटायरमेंट एज है वो है आपके 62 वर्ष, ठीक है। अब ये बेसिकली जब संविधान लागू हुआ था, जब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब ये 62 वर्ष नहीं थी, तो उससे पहले ये थी आपके 60 वर्ष, ठीक है।
तो अगर जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से अगर आपको पूछा जाए तो वहां पे 60 वर्ष था। अब यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब कैसे प्रावधान किया गया। तो देखिए 15वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 में जो है हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की एज को बदल दिया गया। 15वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि जो हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपके यहां से भी आ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो आपका इसमें आंसर रहेगा 15वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब किया गया, ईयर भी ध्यान रखना आपको, 1963 में किया गया। तो हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है उसके बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये आपके 65 वर्ष रहेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो 65 वर्ष की आयु तक उनकी सेवानिवृत्ति आयु रहती है, जबकि हाईकोर्ट में 62 वर्ष रहती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कंपैरेटिवली एनालिसिस, कि आपको एक स्टेटमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट का दे दिया और एक स्टेटमेंट आपको हाई कोर्ट का दे दिया। तो ये चीज ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज तो 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के जज 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड है, जबकि आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पूछा गया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, पहला है भारत में 25 उच्च न्यायालय है, वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी स्टेटमेंट आपके सही है। पंजाब और हरियाणा 2 राज्य है, इनका जो इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इन दोनों का जो हाईकोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थित है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे एक चीज और अपने को एडिशनल ध्यान रखना है, इसका आंसर जैसे आपको बता दें, तीनों स्टेटमेंट सही है तो सी इसका आंसर रहेगा। अब अपन बात क्या करें कि अपकमिंग एग्जाम्स में क्या आ सकते हैं कि दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली जो है एनसीआर दिल्ली, ये आपके एकमात्र यूटी है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का स्वयं का हाईकोर्ट है। ठीक है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाईकोर्ट है, स्वयं का उच्च न्यायालय है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका राज्यों के साथ संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो ये चीज आपके ध्यान रखना है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। आगे अपन बात करेंगे कि भाई कौन सा केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य के उच्च न्यायालय से एसोसिएट है, तो वो अपन अपकमिंग क्वेश्चंस में अपन वो डिस्कस करेंगे। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड है, जेपी आईएएस में पूछा गया था। देश में 18 उच्च न्यायालय, तो वर्तमान में अभी 25 है, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। तो देखिए 3 जो हाईकोर्ट है उनका जो है क्षेत्राधिकार 1 से अधिक पर है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो ये अभी अपन ने बात की कि भाई दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट एकमात्र ऐसा यूटी है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अपन ने बात की कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है या रिटायरमेंट है वो 62 वर्ष है, तो ये स्टेटमेंट आपके सही है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपके ओनली 4, केवल 4, चौथा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके आईएएस में पूछा गया था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। मतलब बेसिकली ये पूछा है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये किस हाईकोर्ट के अंडर में आता है, किस हाईकोर्ट के अंडर में रहता है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपके आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि अपने को जो इंडिया का मैप है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रटना नहीं है तो आप इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि उसके जो पास का क्षेत्र है वो आपके इससे एसोसिएटेड रहता है। तो अंडमान निकोबार आपके कोलकाता के नजदीक रहता है, तो आपके कोलकाता हाईकोर्ट इसमें रहेगा आंसर। कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत अंडमान निकोबार आता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैसे अपन बम्बई हाईकोर्ट है उसके बारे में बात करें तो बम्बई हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, तो देखिए बम्बई में एक तो महाराष्ट्र का आता है, एक तो महाराष्ट्र राज्य आता है, इसके अलावा गोवा आता है, गोवा भी राज्य है। इसके अलावा दमन दीव दादर नागर हवेली, दमन दीव दादर नागर हवेली, तो ये आपके यूटीज आते हैं इसमें, दादर नागर हवेली। ठीक है, तो ये आपके जो बंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं, 2 राज्य और 1 यूटी। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखिए केरल हाईकोर्ट जो है,
केरल हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट में कौन कौन से आते हैं? एक तो केरल राज्य आता है और एक आपके लक्षद्वीप आता है, ये आता है। इसके अलावा अपन बात करें मद्रास हाईकोर्ट की कि भाई कौन कौन से जॉइंट हाईकोर्ट है, तो मद्रास हाईकोर्ट इसमें आपके एक तो तमिलनाडु राज्य आता है, तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो इसी तरह से अपने को ध्यान रखना है कि जैसे 4 का अपन ने अभी डिस्कस कर लिया, बाकी का अपन आगे और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे अपन ने पढ़ रखा है कि भाई पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के एक ही हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल का एक हाईकोर्ट है, कोलकाता। इसके अलावा बंबई हाईकोर्ट में महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली आते हैं। केरल में केरल और आपके लक्षद्वीप आता है। मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। तो इस तरह से जो संयुक्त उच्च न्यायालय है उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा जो क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके इसमें पूछे जा सकते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से हाईकोर्ट में 2 राज्य आते हैं, तो उसमें आपका कोलकाता रहेगा, बंबई, केरल और मद्रास। तो यहाँ पे आपके आंसर कौन सा रहेगा? बंबई हाईकोर्ट, क्योंकि इसमें 2 राज्य है आपके, महाराष्ट्र और गोवा 2 राज्य है ना। बाकी में जैसे आप देख सकते हैं कि ये भी यूटी है, ये भी यूटी है और ये भी यूटी है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, आईएएस प्रीलिम्स में क्या पूछा, कितने हाईकोर्ट की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है लेकिन केंद्र शासित राज्य शामिल नहीं है, ये चीज पूछी गई थी। तो देखिए अपने को ये चीज ध्यान रखना है। इसका आंसर सबसे पहले बात करें तो ऑप्शन से 2, 3, 5 और 7। तो देखिए ऐसे हाईकोर्ट जिनमें एक से अधिक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है, तो वो आपके 3 आपके ऐसे हाईकोर्ट है। 3 हाईकोर्ट कौन से हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन ने अभी पढ़ा ही था चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आपके 2 राज्य हैं, एक से अधिक राज्य हैं। ठीक है, एक से अधिक राज्य कौन से है? पंजाब, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा आपके कौन सा हाईकोर्ट रहेगा? इसके अलावा आपके हाईकोर्ट अभी अपन ने पढ़ा था बंबई हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट अपन ने पढ़ा। बंबई हाईकोर्ट में कौन सा आता है? महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और एक सेकेंड, बंबई हाईकोर्ट में आता है महाराष्ट्र और गोवा, 2 राज्य आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन ने एक चीज अपने को और ध्यान रखना है कि इसके अलावा कौन सा है? गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट में कौन से आते हैं? देखिए एक तो आता है असम, एक आता है असम राज्य, एक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा नागालैंड और मिजोरम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये आपके आईएएस प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, इतना ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए यूटी भी है, चंडीगढ़ यूटी भी है, लेकिन एक से अधिक राज्यों का पूछा है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत के केस से कितने ऐसे संयुक्त उच्च न्यायालय जिसमें एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, तो आपके आंसर रहता 7 ऐसे उच्च न्यायालय है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश या आपके राज्य शामिल है एक से अधिक। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता तो 7 आंसर होता, वो डायरेक्ट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे पूछा सिर्फ एक से अधिक राज्य है, वे कितने हाईकोर्ट है? तो यहाँ पे 3 हाईकोर्ट है, एक तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, एक बंबई हाईकोर्ट और एक गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट के बारे में अपन ने पढ़ा। यहाँ पे एक और क्या ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत का एकमात्र ऐसा उच्च न्यायालय बताइए जिनमें जिसका क्षेत्राधिकार 4 राज्यों में है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? गुवाहाटी हाईकोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट आपके भारत का एकमात्र ऐसा हाईकोर्ट है, एकमात्र ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार 4 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो ये चीज ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा हाईकोर्ट है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो चीजें, एक तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का क्वेश्चन बहुत एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं एक तो वो, और एक क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपकी जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके
निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन है आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली उच्च, गुजरात और बम्बई। तो यहाँ पे देखिए ये बार बार इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आपके उत्तर प्रदेश में है, इसमें एक ही है। दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है, ये एकमात्र यूटी है जिसका हाईकोर्ट है। गुजरात में आपके गुजरात का क्षेत्र आता है। और इसके अलावा आपके बम्बई हाईकोर्ट में आपने जैसे जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग है कि भाई बम्बई हाईकोर्ट में एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो अभी अपन ने बात की कि इसमें महाराष्ट्र आता है, गोवा राज्य आता है और दमन दीव दादर नागर हवेली इसमें आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भाई इसमें एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें आंसर आपके रहेगा मुंबई का। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि ये आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। अब क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करें तो देखिए किन राज्यों में मार्च 2013 में, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछ ही लिया कि भाई मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो देखिए मार्च 2013 में भारत में तीन जगह पर उच्च हाईकोर्ट स्थापित किए गए, नए हाईकोर्ट बनाए गए 3 राज्यों में। तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके किन राज्यों में मार्च 2013 में नए हाईकोर्ट बने? तो उसमें देखिए एक तो अरुणाचल प्रदेश आपके इसमें नहीं रहेगा, मिजोरम आपके इसमें नहीं रहेगा। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश आपके गुवाहाटी हाईकोर्ट में आता है। तो मेघालय इसमें जैसे अपने को ये दोनों इसमें शामिल नहीं है ना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में नए हाईकोर्ट नहीं बने, ये दोनों गुवाहाटी हाईकोर्ट में शामिल है। तो यहाँ पे मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके? ए 2 और 4। तो इसका आंसर रहेगा आपके बी 2 और 4। अपने को ये चीज देखना है कि मार्च 2013 में भारत में 3 हाईकोर्ट बने थे, 3 नए हाईकोर्ट बने। और 3 हाईकोर्ट कहां बने? एक तो मेघालय, एक आपके मणिपुर और एक बना था त्रिपुरा। तो अपने को ये चीज ध्यान रखें कि 2013 में 3 हाईकोर्ट बनाए गए थे, एक तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। इसके अलावा 2019 में जो नवीनतम हाईकोर्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है जिसका गठन हाल ही में हुआ, तो देखिए 2019 में तेलंगाना से अलग होके नवीनतम हाईकोर्ट बना था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। ठीक है, तो नवीनतम हाईकोर्ट कहां बना था आपके 2019 में? आंध्र प्रदेश में। जबकि 2013 का पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में बने थे। जबकि अरुणाचल प्रदेश और आपके मिजोरम का जो हाईकोर्ट है वो संयुक्त उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके हाईकोर्ट के बारे में डायरेक्टली रिपीटेडली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? मतलब जो अधिक बेंच है, रीजनल बेंच है, क्षेत्रीय बेंच किस उच्च न्यायालय की है? तो देखिए ऑप्शन है कोलकाता उच्च न्यायालय, जबलपुर उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और जोधपुर उच्च न्यायालय। तो अपन बात करें तो देखिए कोलकाता उच्च न्यायालय की आपके जैसे जो मेन बेंच है वो कोलकाता में है। इसके अलावा अंडमान निकोबार का रहता है। तो जो हाईएस्ट बेंच के बारे में पूछा है किसकी पीठ अधिक है, तो वो उसका आंसर रहेगा आपके मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय के बारे में अपन ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। तो मुंबई उच्च न्यायालय की जो बेंच है वो कहां पर है? एक तो आपके मुंबई में है, ठीक है, इसके अलावा आपके पणजी में है, गोवा की राजधानी पणजी में है ये मुंबई की। इसके अलावा नागपुर में है, महाराष्ट्र के नागपुर में। और इसके अलावा पहले थी जो औरंगाबाद, संभाजी नगर, औरंगाबाद, वर्तमान में इसका नाम क्या बदल के कर दिया गया? संभाजी नगर। तो यहां पर इसकी जो हाईकोर्ट की बेंच है, सर्वाधिक बेंच अगर अपने को पूछा है तो मुंबई में है। इसके अलावा जबलपुर हाईकोर्ट ये मध्य प्रदेश में है, इंदौर और ग्वालियर में इसकी बेंच है। जबकि जोधपुर हाईकोर्ट आपके राजस्थान से रिलेटेड है, इसकी एक बेंच जयपुर में भी है। तो हाईएस्ट बेंच का पूछा है तो मुंबई, पणजी, नागपुर, औरंगाबाद में बंबई उच्च न्यायालय की हाईएस्ट बेंच है। इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? मतलब जो हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का और अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, जैसे अपन ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था तो वहां पर आपके था परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, जो आर्टिकल 143 का रहता है राष्ट्रपति वाला। तो वो क्षेत्राधिकार आपके हाईकोर्ट से रिलेटेड नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है
जो कार्यकारी या एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ऑप्शन से उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए तथा बी दोनों। तो देखिए जो कार्यकारी या एक्टिंग जज होते हैं उनकी नियुक्ति आपके उच्च न्यायालय में की जाती है, ये चीज ध्यान रखना है। आर्टिकल 224 के अंतर्गत कार्यकारी एक्टिंग या आपके जो अपर न्यायाधीश है, एडिशनल जज और एक्टिंग जज है, उनकी जो नियुक्ति है वो आपके हाईकोर्ट में की जाती है। जबकि एड होक या तदर्थ जो न्यायाधीश है, आपने जैसे सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा होगा आर्टिकल 127, उसमें है कि भाई आपके तदर्थ न्यायाधीश, अगर यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश का होता तो इसका आंसर रहता आपके सुप्रीम कोर्ट। तो तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एड होक न्यायाधीश, एड होक जज, ठीक है। तो अगर आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जबकि कार्यकारी एक्टिंग जज से जो रिलेटेड प्रोविजन है वो आपके आर्टिकल 224 के तहत उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। प्रशासनिक हैसियत का मतलब होता है कि वह अगर निरीक्षण कर रहा है, पर्यवेक्षण कर रहा है, मतलब जो सुपरविजन करता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों का, तो प्रशासनिक हैसियत से काम करता है। तो उसके बारे में ऑप्शन है कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को भी रिट अधिकारिता के तहत आता है वे, ये बिल्कुल सही आंसर है और यही इसका आंसर इन्होंने स्टेटमेंट पूछा आगे। तो अधीन होता है तो वह रिट अधिकारिता के अंतर्गत आता है, कि अगर कोई भी जो हाईकोर्ट का जज है अगर वो प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहा है तो वह हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता के अंतर्गत आता है, शामिल होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपके पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, तो ये देखिए सिंपल अपने को ध्यान रखना है कि ये अगर प्रशासनिक हैसियत से अगर कोई जज काम कर रहा है तो वह उस हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता के अंतर्गत शामिल होता है। आगे राज्य के राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों के, तो नहीं, हाईकोर्ट के जज राज्यपाल की शक्तियों के अधीन नहीं होते। इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त शक्तियां, मुख्यमंत्रियों को भी हाईकोर्ट के संदर्भ में ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, न ही राज्यपाल को है, और इसके अलावा न ही आपके मुख्य न्यायाधीश को है कि वो इसके अकॉर्डिंग जो है रिट अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश तो वह उस हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता के अंतर्गत शामिल होता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण मतलब सर्शियोरी रिट जारी की जाती है। तो ये रिट कैसे जारी की जाती है? उत्प्रेषण याचिका के तहत कैसे जारी की जाती है कि भाई जैसे अगर कोई अधीनस्थ कोर्ट है तो उससे कोई भी अगर वाद है, वह कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है, तो वह जो अपर हाईकोर्ट है मतलब उच्च न्यायालय, तो वो उस मामले को अपने पास मंगा लेता है। तो उत्प्रेषण या सर्शियोरी से रिलेटेड याचिका जारी की जाती है, वो किससे संबंधित है? तो एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु कार्यवाही का अभिलेख हस्तांतरित कर दे। तो इसका बिल्कुल आंसर यही है कि भाई अगर कोई मामला ऐसा है कि अगर अधीनस्थ कोर्ट जो है, जो लोअर कोर्ट है, वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम कर रहा है, तो उस मामले को हाई कोर्ट अपने पास मंगा लेता है। तो ये यहाँ पे आप देखिएगा, एक तो लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये चीज आपको इंडियन पॉलिटी में मिलेगी कि लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा डरना नहीं है आपको। जैसे पुनरीक्षण है तो कार्यवाही का अभिलेख हस्तांतरित कर दे, इसका जो मीनिंग क्या है कि उस मामले को हाईकोर्ट को वह हस्तांतरित कर दे, अपने आप मंगा लेता है। ठीक है, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह किसी मामले के विशेष में अग्रसर कार्यवाही रोक दे। यहाँ पे देखिए उत्प्रेषण में ये रहता है कि आपके हाईकोर्ट उस मामले को मंगवा देता, अपने पास मंगा लेता है, उसको रोकता नहीं है, वो प्रतिषेध में आता है। ठीक है, एक अधिकारी को कि वह पद पर विशेष बने रहने के अधिकार के बारे में बताएं, तो ये आपके को वारंटों से रिलेटेड है, जबकि आपके प्रतिषेध से रिलेटेड है। एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए गए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, तो ये आपके हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से संबंधित है। तो आपके देखिए चारों ऑप्शन जो है वो रिट के बारे में बताए गए, लेकिन जो उत्प्रेषण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अगर आपसे यहाँ पर ये आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, अगर आपसे उत्प्रेषण की जगह आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाता कि प्रतिषेध के बारे में, तो आपका ऑप्शन रहता बी। ठीक है, अगर आपसे प्रतिषेध या प्रोहिबिशन के बारे में पूछता इधर, तो आपका आंसर क्या रहता? बी। और इसके अलावा अगर आपको को वारंटो या अधिकार प्रच्छा के बारे में पूछता तो आपका आंसर रहता सी। इसके अलावा अगर आपसे बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस के बारे में पूछता तो इसका आंसर आपके रहता डी। तो इस तरह से आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है?
कि भाई अधीनस्थ न्यायालयों की जो कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, ऑप्शन से अधिकार प्रच्छा, परमादेश, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो अभी अपन ने बात की कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है तो वह हाईकोर्ट उस मामले को अपने पास मंगा लेता है। तो वो कौन सी याचिका थी? उत्प्रेषण या सर्चियोरी याचिका के तहत अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन एक रिट कार्यवाही में, रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो मतलब न्यायालय में कार्यवाही लंबित है, लंबित है, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो उसमें कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा। तो अगर देखिए कार्यवाही लंबित होती है तो उस दशा में अगर कोई कार्य कर नहीं रहा है तो उस दशा में हाईकोर्ट द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं कि पर्टिकुलर वाद पर कार्यवाही की जाए, पर्टिकुलर मामले पर कार्यवाही की जाए, तो परमादेश मैंडेमस इसमें याचिका जारी की जाती है। और अगर कोई कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है तो उस कार्यवाही पर रोक लगा दे जाए तो वह प्रतिषेध में आता है। और अगर किसी कार्यवाही को, किसी मामले को हाईकोर्ट अपने पास मंगवा ले तो वह उत्प्रेषण में आता है। और अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने अवैध तरीके से किसी पद पर कब्जा किया है या अवैध तरीके से किसी पद पर आसीन है तो उसके आधार पर उसमें आपके अधिकार प्रच्छा या को वारंटो याचिका जारी की जाती है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे परमादेश से रिलेटेड था, उत्प्रेषण का अपन ने पढ़ लिया, प्रतिषेध का और अधिकार प्रच्छा का, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि न्यायालय के आदेशों की, ये देखिए कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके आईएएस प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कथन कारण से रिलेटेड आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पे अपन कथन बात करें तो न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। तो देखिए बिल्कुल ये सही है। अगर हाई कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर इसके जो निर्णय है, इसका अगर निर्णय का पालन नहीं किया जाए, इसकी अवमानना की जाए या इसके बारे में जो है इसके बारे में अगर मानहानि की जाए, इनके बारे में गलत कहा जाए इनके निर्णय के विरुद्ध, तो उसके ये आपके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है। और इसमें जो है जिसने भी ये अपराध किया है, जिसने भी ऐसा कार्य किया है, तो उसको दंड दिया जा सकता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कथन सही है। अब आपके कारण है न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। तो वाद सक्रिय, न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या है कि जैसे अगर कोई कार्य पर्टिकुलर दिया गया विधायिका को, या पर्टिकुलर जैसे कोई कार्य जो लोकहितवाद में है, लोगों के हित में है, अगर वो कार्य नहीं किया जा रहा है तो उसमें न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, न्यायपालिका उसमें डायरेक्शन दे सकती है। तो यहाँ पे ये कहा गया है इस कारण में कि न्यायिक सक्रियतावाद के तहत न्यायपालिका को इस जो अवमाननापूर्ण व्यवहार के लिए दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं हो सकता। मतलब जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो इसके बिना अधूरा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन एक चीज अपने को ये ध्यान रखना है कि ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं पा रहे आप शायद, कि भाई जैसे इससे न्यायिक सक्रियता अलग है और ये अवमानना अलग है, तो ये दोनों इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या प्रॉपर नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर आपके रहेगा बी। अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, इसका एक्सप्लेनेशन अगर ये रहता तो आपके आंसर रहता ए। तो इस तरह से ध्यान रखना है। कथन कारण से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है ये आपके एक तो स्टेट पीसीएस एग्जाम में या आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं आते। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये स्टेटमेंट बेस्ड है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो रिट जारी की जाती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है या अधिकार प्रच्छा है, तो इस तरह की जो रिट जारी की जाती है उसके बारे में है कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया है परमादेश नहीं होगा। तो देखिए जो ये रिट जारी की जाती है ये सरकारी संस्थानों या उससे संबद्ध संस्थानों में जारी की जाती है, प्राइवेट संगठनों में नहीं की जा सकती। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि प्राइवेट संगठन के विरुद्ध उसको कोई सार्वजनिक नहीं कार्य सौंपा गया, परमादेश नहीं होगा, ये सही स्टेटमेंट है। किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं होगा। लेकिन देखिए ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है या उससे एसोसिएट कोई कंपनी है उसके विरुद्ध परमादेश जारी हो सकता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे परमादेश नहीं होगा तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा
कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति मतलब कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में है, सरकारी सेवा के अधीन है, लोक प्रवण व्यक्ति या पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची हो सकता है कि भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकार परीक्षा मतलब जो को वारंटो याचिका है उसको कोर्ट में अपील कर सकता है, तो ये बिल्कुल कर सकता है। सरकार या सरकार से रिलेटेड एफिलिएटेड संस्था है उसके तहत रीट जारी की जा सकती है, तो ये भी आपके स्टेटमेंट सही है। तो आपको ये चीज बेसिकली इसमें क्या है, रीट के बारे में पूछा है, जो रीट जारी की जाती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग है कि भाई ये चीजें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये आपके 1 और 3 इसमें सही है, तो इसका आंसर रहेगा आपके सी, केवल 1 और 3 इसमें सही कथन है। तो जो रीट अधिकारिता है उसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। आगे अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिए परमादेश जो है हम आदेश देते हैं, मैंडेमस, उसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन से संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार और उपरोक्त सभी अधिकार। तो जो परमादेश है या रीट जारी करने की शक्ति है उच्च न्यायालय की, तो यह आपके संवैधानिक अधिकार तो है ही, आर्टिकल 226 में आता है, ठीक है। इसके अलावा संवैधिक लीगल अधिकार है, जो लीगल राइट्स है उसमें आपके जो है ये एक तो हाई कोर्ट को सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इसका जो आंसर है कि ये जो परमादेश या रीट जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। सांविधिक अधिकार और इसमें भी आता है मौलिक अधिकार में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी की जा सकती है। तो ये परमादेश जो तीनों में शामिल होता है हाईकोर्ट में, तो आपके आंसर रहेगा उपरोक्त सभी अधिकार। इसके अलावा अगर आपको यहां से अपकमिंग एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर यहां पर आपको सर्वोच्च न्यायालय होता, सुप्रीम कोर्ट होता, तो आपके आंसर अलग होता। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट अगर होता तो आपके संवैधानिक अधिकार होता। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते तो आपके यहाँ पे आंसर होता है एक तो संवैधानिक अधिकार तो होता अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अपन अभी बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अपकमिंग एग्जाम में आपके क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक तो अनुच्छेद 32, संवैधानिक अधिकार इसमें शामिल नहीं होते हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत मतलब लीगल अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार आर्टिकल आपके 32 के तहत जारी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके आंसर रहता ए और सी। जबकि हाईकोर्ट में आपके संवैधानिक लीगल अधिकार भी इसमें शामिल है, तो हाईकोर्ट को जो रीट जारी करने की शक्ति है वह आपके सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। तो यहाँ पे कई बार स्टेट पीसीएस या आपकी यूपीएससी में जो ट्रिकी क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई रीट जारी करने की शक्ति सर्वाधिक किस न्यायालय की है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है हाईकोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक है। तो ये चीज आपके सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जो अगले अपकमिंग एग्जाम्स में यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कथन कारण से रिलेटेड है। इसमें पहला देखिए कथन है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो देखिए ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लग रहा है, लेकिन अधिकारों को संरक्षित करने में अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में क्या बात की कि भाई हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है रीट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट एकदम सही स्टेटमेंट है। कारण है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट जो है आपके लीगल अधिकार जो वैधिक अधिकार है उनके बारे में भी रीट जारी कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका कारण भी कथन की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर आपकी क्या रहेगा, ए रहेगा। ए और आर मतलब कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, सही व्याख्या करता है। तो ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरह से एक चीज आप सबको ध्यान रखना है भाई कि जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में या यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चंस वो हूबहू दूसरे स्टेट के पीसीएस एग्जाम में या दूसरे स्टेट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कभी भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस करके ही आपको स्टडी शुरू करनी है, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सबसे आपके इंपॉर्टेंट रहता है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया। इसमें क्या है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो रीति है, हटाने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है
और इनको हटाने का प्रस्ताव जो है संसद में लाया जा सकता है। जैसे अभी रिसेंट जो है सबसे लेटेस्ट एग्जांपल आपके यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर से नोटों के जले हुए नोट बने, बोरियों में जले हुए नोट मिले, तो उस कारण से उनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो तरीका है, हटाने की विधि है, वो बिल्कुल सेम है। आगे अपन बात करें, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद पर सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपके आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया और यहाँ पे बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट है दूसरा वाला। इसने कहा कि भाई हाईकोर्ट का कोई जज है वह रिटायर होने के बाद देश के किसी भी कोर्ट में आपके अभिवचन मतलब जो है वकालत नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगा। देखिए हाईकोर्ट का जो जज है ये आपके सिर्फ जहां पर स्वयं जज रहा है वहां पर वो वकालत नहीं कर सकता, वहां पर अभिवचन नहीं कर सकता। स्वयं न्यायाधीश रहा जिस हाईकोर्ट में, तो उस हाईकोर्ट में उस कोर्ट में नहीं कर सकता, शेष में कर सकता है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो कोर्ट है, बाकी जो न्यायालय, उसमें वो अभिवचन कर सकता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। जबकि अगर यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपके सही है, एक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, केवल एक। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है। अब अपन बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो अगर यही चीज आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछी जाती तो अपन बात करेंगे, जैसे यहाँ पे पूछा जाता कि भाई सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद पर रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में अभिवचन नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति में आपके ये स्टेटमेंट सही हो जाता, जबकि हाईकोर्ट की स्थिति में ये सही नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का न्यायाधीश जो है रिटायर होने के बाद केवल उस कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता या अभिवचन नहीं कर सकता जहां पर वो जज रहा है। तो ये चीज आपके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों में डिफरेंस पैदा करती है। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके आईएएस प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में भी पूछे गए। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल। तो देखिए जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, हाईकोर्ट का जज है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उनको अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति देते हैं। तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन है न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, न्यायमूर्ति पीडी दिनाकरण। तो देखिए इसका आंसर जो रहेगा वो आपके रहेगा सौमित्र सेन। सौमित्र सेन आपके कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। इन्हें पद के दुरुपयोग के आधार पर जो है लोक निधि थी, पब्लिक फंड था, उसके दुरुपयोग के कारण इन पर हटाने का प्रस्ताव लाया गया। तो ये भारत के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको हटाने का प्रस्ताव एक सदन ने पास कर दिया और दूसरे सदन ने पारित करने से पूर्व ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसका एक रीजन रहता है कि देखिए अगर न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव अगर दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उस न्यायाधीश को जो है एक तो वो अपने पद से ऑटोमेटिकली हटा दिया जाता है, इसके बाद जो है उन्हें पेंशन और भत्ते नहीं मिलते। लेकिन इन्होंने क्या किया, सौमित्र सेन ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज से, इन्होंने प्रस्ताव लोकसभा से पारित होने से पहले इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने के बाद क्या इनको पेंशन भत्ते मिले रहने का भी प्रावधान है, तो इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जिनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव एक सदन से पारित हो गया। अभी तक ऐसे किसी दूसरे न्यायाधीश के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। हालांकि हटाने का प्रस्ताव कई न्यायाधीशों के खिलाफ लाया गया है। लेटेस्ट एग्जाम्पल आपने अभी सुना होगा, यशवंत वर्मा, अपन ने बात की, दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज है उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया गया। तो इसके अलावा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया गया है लेकिन पारित नहीं हुआ। और सबसे पहले किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाया गया तो वो आपके लाया गया वी रामास्वामी। तो अगर आपके यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहली बार किस न्यायाधीश के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया गया, तो वो वी रामास्वामी 1993 में इनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया गया था संसद में। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो ये आपके उस वक्त काफी चर्चा में रहा था, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए जो 3 तलाक के बिद्दत वाला मामला है, ये आपके सबसे पहले जो फैसला किस हाईकोर्ट ने दिया,
कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई और पंजाब। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये 3 तलाक के बारे में पहली बार फैसला दिया। इसके बाद आपके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और दंडनीय अपराध भी बना दिया। आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी वर्तमान में, मोदी सरकार ने इस संदर्भ में 3 तलाक ए बिद्दत में एक कानून भी बनाया, जिसके तहत एक बार में 3 तलाक, जिसे तलाक ए बिद्दत कहा जाता है, उस पर इसे दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया। तो सबसे पहले निर्णय दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, कि विधि आयोग। अब देखिए इसमें रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो ये किस विधि आयोग के अध्यक्ष ने ये रिपोर्ट दी थी? तो यहाँ पे अपन बात करें ऑप्शन से, न्यायाधीश PN भगवती, न्यायाधीश हिदायतुल्ला, न्यायाधीश HR खन्ना और न्यायाधीश चंद्रचूड़। तो देखिए 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे HR खन्ना, 8वें विधि आयोग। तो 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष HR खन्ना ने रिपोर्ट दी थी कि इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि भाई उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है उसके 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए, उस राज्य से नहीं होने चाहिए, ताकि वो न्याय एकदम प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सके, ताकि न्याय के मामले में कोई भेदभाव नहीं रहे। तो ये किसने सिफारिश की? HR खन्ना। और ये कौन थे? 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।